सीटीएस फुल फॉर्म कार्पल टनल सिंड्रोम है। इसे देख लेते हैं ये है क्या। ये शॉर्ट से समरी है सीटीएस की। सीटीएस एक कंडीशन होती है जिसमें मीडियन नर्व की कॉम्प्रेशन होती है एट द लेवल ऑफ कार्पल टनल ऑफ रिस्ट। अब क्यों वहाँ पे कॉम्प्रेशन हो रही है? ड्यू टू रेस्ड प्रेशर विद इन दिस कंपार्टमेंट। कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व लीड्स टू द सिम्टम्स ऑफ पेन, नमनेस, पैस्थीसिया इन द लेटरल 3.5 टीजर्स। क्योंकि मीडियन नर्व कंप्रेस हो रही है तो इसलिए हमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिलेंगे। पेन है, नमनेस है, पैस्थीसिया है। लेटरल 3.5 फिंगर जो है मतलब मिडिल फिंगर इसमें इन्वॉल्व होती है। लेटरल 3 में हमारे पास थंब आ जाएगा, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और हाफ रिंग फिंगर आ जाएगी। सीटीएस अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ द ऑल नर्व कंप्रेशन सिंड्रोम. इट इज मोर कॉमन इन वोमेन एंड हैज पीक इंसिडेंस बिटवीन एजेस 45 to 60 years एंड ओनली 10% ऑफ द सीटीएस केसेस आर इन पेशेंट्स अंडर द 30 years ऑफ एज। अगर हम जेंडर वाइज इसका डिफरेंस देखें तो फीमेल में ये ज़्यादा कॉमन है कंडीशन। रीज़न क्या होती है कि जो फीमेल्स होती है वो अपनी जो हैंड एक्टिविटीज़ होती है वो ज़्यादा कर रही होती है, और सेकंड चीज़ उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो भी आ जाती है। और जो मोस्टली 90% केसेस है वो हमें 45 to 60 ईयर एज में मिल रहे होते हैं। 10% केसेस लेस देन 30 ईयर एज में मिलते हैं। इन दिस आर्टिकल वी शैल लुक एट द रिस्क फैक्टर्स, क्लिनिकल फीचर्स, मैनेजमेंट ऑफ द कार्पल टनल सिंड्रोम। जो चीज़ें हम इसमें डिस्कस देखेंगे, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है और इसकी मैनेजमेंट क्या है। ये कार्पल टनल जो कि हमें पिक्चर में नजर आ रही है, मीडियन अब येलो कलर की होगी और बाकी जो है फ्लेक्सर टेंडेंस है। सबसे पहले अब हम रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर्स में द मेन रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग कार्पल टनल सिंड्रोम इंक्लूड द फीमेल जेंडर। जैसे कि हमने पहले ऊपर देखा है, हमें जेंडर वाइज डिफरेंस मिल रहा था, फीमेल ज़्यादा इन्वॉल्व थी। सेकंड चीज़ एज आ जाती है 45 to 60 ईयर, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था प्रेगनेंसी में, क्योंकि फुल बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं प्रेशर उनमें ज़्यादा हो जाता है, तो ये चीज़ भी लीड कर रही होती है। और प्रेगनेंसी में मोस्टली बाइलैटरल सीटीएस हो रहा होता है। ओबेसिटी भी एक मेन रीज़न होती है सीटीएस की। अगर कोई प्रीवियस इंजरी हुई है रिस्ट लेवल पे तो वो चीज़ भी सीटीएस काज कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा कार्पल टनल इज एसोसिएटेड विद अदर कंडीशन जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और हाइपोथायराइडिज्म। ये हमें एसोसिएशन में भी मिल सकती है इनमें 3 मेजर जो हमारी डायबेट कंडीशंस हैं उनके साथ। इंडिविजुअल्स हु हैव ऑक्यूपेशन इन्वॉल्विंग द रेपिटेटिव हैंड एंड रिस्ट मूवमेंट्स वो आ जाते हैं जिसमें वाइब्रेटिंग टूल्स जो यूज़ करती हैं या फिर असेंबली लाइन वर्क जैसे होता है, और आल्सो पोटेंशियली एट द इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सीटीएस। अब हमने इसमें इन फैक्टर्स देखिए, अगर हम इसको डिवाइड करें तो मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल में ये बाकी सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, उसके वर्क रिलेटेड है, उसकी डायबिटीज़ रिलेटेड है, मतलब जितनी भी उसकी डिजीज़ रिलेटेड है, डिजीज़ जितनी उसकी कंट्रोल्ड होगी सीटीएस के चांसेस उतने कम होंगे। और नॉन मॉडिफाइबल में हमारे पास जेंडर हो गया, एज हो गया, ये नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। या फिर प्रीवियस हिस्ट्री, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते प्रीवियस हिस्ट्री को। अब प्रेजेंटेशन क्या मिलेगी सीटीएस में हमें? पेशेंट्स विद कार्पल टनल सिंड्रोम टिपिकली कंप्लेन ऑफ द पेन, नमनेस, पैरेस्थीसिया थ्रू आउट द मीडियन नर्व सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, नर्व कंप्रेस हो रही थी, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिल रहे थे, लेटरल 3.5 फिंगर्स इन्वॉल्व हो रही थी, तो वही प्रेजेंटेशन एरिया होगा। द पाम इज ऑफन स्पेयर ड्यू टू द पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व ब्रांचिंग प्रॉक्सिमल टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड पासिंग ओवर द कार्पल टनल। अब पाम जो है इसमें फिंगर्स का सिर्फ का है ना, पाम इसमें इंटैक्ट होती है। रीजन क्या होती है? जो पामर क्यूटेनियस ब्रांच होती है वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से पहले ही निकल जाती है, तो इस वजह से पाम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। सिम्टम्स आर टिपिकली वर्स ड्यूरिंग द नाइट एंड सिम्टम्स कैन ऑफन बी टेम्परेरीली रिलीव बाय हैंगिंग द अफेक्टेड आर्म ओवर द साइड ऑफ द बेड और बाय शेकिंग इट बैक एंड फोर्थ। सीटीएस के सिम्टम्स रात को ज़्यादा होते हैं और इसका रिलीफ मिलता है जब हम शेक करेंगे, हैंग या फिर हैंगिंग पोजीशन में, एंटी ग्रेविटी पोजीशन में लेके आएंगे अफेक्टेड आर्म को। ऑन एग्जामिनेशन देयर आर ऑफन नो विजिबल फाइंडिंग्स ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ सीटीएस। शुरू में तो कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। हाउएवर सेंसरी सिम्टम्स कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय इधर पर टेस्टिंग ओवर द मीडियन ऑफ डिसेम टनल टेस्ट भी कहते हैं, या फिर फैलन टेस्ट जो कि फुल फ्लेक्शन रिस्ट की करा के उसे 1 मिनट तक होल्ड करना होता है। ये दोनों टेस्ट हम करके कंफर्म कर सकते हैं अपनी डायग्नोसिस को। इन द लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ द कार्पल टनल सिंड्रोम देयर में बी वीकनेस ऑफ द थंब एडक्शन। अगर तो ये प्रोलॉन्ग केस हुआ, सीवियर केस हुआ, तो फिर हमें ज़्यादा सिम्टम्स मिलेंगे, जैसे कि वीकनेस ऑफ द थंब एबडक्शन मिलेगी, क्योंकि इसमें जो थिनार मसल्स है उनकी एट्रोफी, उनकी वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, या फिर वेस्टिंग ऑफ थिनार एमिनेंस भी हो सकती है, जैसे कि ये पिक्चर में हमें नजर आ रहा है। डीडी क्या बनता है इसका? सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हो सकती है, प्रोनेटर टीरीज हो सकती है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम्स, तीनों साइनोवाइटिस हो सकते हैं। लेकिन इन तीनों कंडीशंस को हम देख सकते हैं जब भी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होती है तो C6 नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट में प्रोड्यूस पेन एंड पैरेस्थीसिया एंड सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन, हाउएवर विल लाइकली हैव एन एलिमेंट ऑफ नेक पेन। सीटीएस में नेक पेन नहीं होता, उसमें मोस्टली फिंगर्स इन्वॉल्व होती हैं, पाम भी स्पेयर होती है। लेकिन सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में क्या होगी? नेक पेन भी पेशेंट को साथ होगा और उसकी इंटायर आर्म में पेन होगा। अच्छा, सेकंड जो इसका डीडी बनता है वो है प्रोनेटर टीरीज सिंड्रोम, मीडियन नर्व कंप्रेशन बाय द प्रोनेटर टीरीज। सिम्टम्स विल आल्सो एक्सटेंड द प्रॉक्सिमल फोर आर्म एंड सेंसेशन ऑफ द पाम विल आल्सो बी रिड्यूस्ड। तो प्रोनेटर टीरीज सिंड्रोम में भी मीडियन नर्व की कंप्रेशन है, लेकिन उसका लेवल हाई होता है। लेवल हाई होने की वजह से फोर आर्म की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, पाम की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, लेकिन सीटीएस में क्या था? सिर्फ फिंगर्स की इन्वॉल्वमेंट थी। थर्ड जो इसका डीडी बनता है वो है फ्लेक्सर कार्पाई रेटिन रेडियलिस टीनोसाइनोवाइटिस। दिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द टेंडरनेस एट द बेस ऑफ द थंब। ये इसका एक डिस्टिंग्विशिंग करैक्टर होता है कि टेंडरनेस हमें मिलती है बेस ऑफ थंब पे, लेकिन सीटीएस में नहीं होता। ये हमारे पास डिजिटल क्यूटेनियस ब्रांच होगी, उसकी सप्लाई ये मीडियन नर्व की होगी। स्कीमेटिक ऑफ द
क्यूटेनियस इनर्वेशन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ मीडियन नर्व। अब इन्वेस्टिगेशंस के लिए कार्पल टनल सिंड्रोम क्लिनिकली ही हम इसको डायग्नोस्ट कर रहे होते हैं। इसको रीज़न क्या होती है, क्योंकि इसमें क्लियर हमें साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे होते हैं, हिस्ट्री लेते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं। या फिर इसके अलावा अगर तो फिर भी जो है उसमें अनसर्टेनिटी है तो फिर एमसीएस भी करा सकते हैं मीडियन नर्व डैमेज को कंफर्म करने के लिए। मैनेज कैसे करेंगे? सीटीएस कैन बी ट्रीटेड कंजर्वेटिवली इनिशियली विद रिस्ट सप्लिंट। शुरू में क्या होता है कि हम कंजर्वेटिव मेथड से सिंपली रिस्ट को जो है इमोबिलाइज कर देते हैं सप्लिंट के थ्रू, विच कैन बी रिलीव सम ऑफ दी सिम्टम्स बाय प्रिवेंटिंग रिस्ट फ्लेक्शन। हैंड थेरेपी कैन आल्सो बी प्रिस्क्राइब। इसके अलावा फिंगर्स और हैंड एक्सरसाइजेस जो है वो भी करवाई जा सकती हैं। अगर तो पेन बहुत ज़्यादा है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन जो है वो भी दिया जा सकता है। दे आर एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली टू द कार्पल टनल टू रिड्यूस द स्वेलिंग एंड इंटर्न सिम्टम्स। ये वाला इंजेक्शन डायरेक्टली कार्पल टनल में ही लगाया जाता है ताकि स्वेलिंग कम हो और जितने भी सिम्टम्स हैं वो कम हो सके। सम क्लिनिशियंस ने आल्सो ट्रायल्स एंड सिट्स in attempt to further reduce swelling. However, there is limited evidence to support their routine use. सर्जिकल ऑप्शन जो हमारे पास आ जाता है उसमें हम सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में सर्जिकल ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं या फिर जिनमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हमारी फेल हो जाती है। सीटीएस को जो है कार्पल टनल में ही हम उस मीडियन नर्व को रिलीज कर देते हैं। इसे हम कहते हैं कार्पल टनल रिलीज सर्जरी। डिकम्प्रेसेस द कार्पल टनल इन्वॉल्विंग द कटिंग थ्रू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। जैसे कि ये पिक्चर में नजर आ रहा है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर ही इंसिजन दिया जाता है, इन टर्न रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन द मीडियन नर्व। दिस कैन बी डन अंडर द लोकल एनेस्थेटिक एंड इज परफॉर्म्ड एज आर डे केस। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? द कार्पल टनल सिंड्रोम सर्जरी इंक्लूड रिकरेंस, दोबारा हो सकता है, परसिस्टेंट सीटीएस सिम्टम्स के सर्जरी के बाद भी उसके सिम्टम्स वैसे ही रहे, इन्फेक्शन हो सकता है, स्कार की फॉर्मेशन हो सकती है और फर्दर नर्व डैमेज हो सकता है या फिर ट्रिगर फिंगर ट्रिगर थंब भी डेवलप हो सकता है। ये हो गई सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस। हाउएवर ओवरऑल पोस्ट ऑफ आउटकम्स आर गुड विद 90% ऑफ द पेशेंट्स रिपोर्टिंग इंप्रूव्ड सिम्टम्स आफ्टरवर्ड। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म अनट्रीटेड सीटीएस कैन लीड टू परमानेंट न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट दैट विल नॉट इंप्रूव विद सर्जरी। ये इसके की पॉइंट्स हो गए। डेफिनेशन उसकी होगी, यह है क्या, उसकी प्रेजेंटेशन क्या थी, डायग्नोसिस के लिए हमने देखा है उसको टिपिकली हम क्लिनिकली ही कर रहे होते हैं, हिस्ट्री की बेस पे, फिजिकल एग्जामिनेशन की बेस पे। और शुरू में क्या होता है, हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं माइल्ड केसेस में। अगर वो ठीक नहीं हो रहा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से तो फिर हम सर्जिकल ऑप्शन पे जाते हैं।